Hello everyone, this is Shivangi. Today we will discuss a lesson plan for commerce. So as we have already discussed few lesson plans earlier, तो मैंने आपको कई बार बताया है that starting जो होती है वो होती है lesson plan number से. So this is the lesson plan number 7 that I developed. आप जो भी अपना लेसन प्लान का नंबर डेवलप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू यू होगा आपने पहले जितने लेसन प्लान डेवलप करे हैं उसके अकॉर्डिंग. देन for which class you are taking this lesson plan, you are developing it for class 11, 12, 9 जो भी आपकी क्लास है वो आप डालेंगे. देन फॉर लेक्चर या पीरियड आप बोल सकते हैं क्लास नंबर 5 है, 3 है, 2 है, जो भी आपका लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप बताएंगे. देन यू विल डिस्प्ले द डेट फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान. जिस दिन टीचिंग करनी है उस डेट के लिए आप यहाँ डिस्प्ले कर देंगे. देन ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर, आप जिस ड्यूरेशन के लिए टीचिंग करेंगे वो कितना मिनट का है, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, यानी कि टाइमिंग ऑफ द क्लास. देन फॉर विच सब्जेक्ट यू आर डेवलपिंग द लेसन प्लान, दैट इज कॉमर्स. ब्रांच इज बिजनेस स्टडीज. यहाँ पर आप अकाउंटेंसी का भी कर सकते हैं, आप बिजनेस एनवायरनमेंट भी कर सकते हैं, बीओ कर सकते हैं. बीएस हम एसबीसी सीबीएसई में बीएस चलता है और यूपी बोर्ड में बीओ होता है, तो बीएस इज फॉर सीबीएसई बोर्ड. चैप्टर्स आर सेम, बस सब्जेक्ट का नाम डिफरेंट हो जाता है. टॉपिक इज बिजनेस एनवायरनमेंट. टॉपिक इज बिजनेस एनवायरनमेंट. वी विल डिस्कस इट्स मीनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक ये आपने टॉपिक बता दिया. देन हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ डिवाइड किया है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक. आपको मैंने परसों ही एक वीडियो में बताया था कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स किस लिए होते हैं. वो होते हैं आपके सामान्य, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है. आप इसमें 3 से 4 पॉइंट लिख दी कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इससे बच्चे में क्या चेंजेस आएंगे, इससे पढ़ने से बच्चों को क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इस टाइप के आप जनरल में बताते हैं. देन आप बताएंगे कि व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी यही 3 बताए हुए हैं. कॉग्निटिव मीन्स जो आपके माइंड से रिलेटेड है, आपके हेड से रिलेटेड है. साइकोमोटर जो आपकी बॉडी और फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड है, जो आप मोटर फाइन स्किल्स यूज़ कर रहे हैं जो भी. एंड इफेक्टिव है जो आपकी वैल्यू, बिलीव्स और थिंकिंग से रिलेट कर पाता है वो. सो आप यहाँ बता सकते हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और उसके फीचर्स जो भी आप डिफाइन कर सकें. they are able to understand, they will be able to critically think. जो सारी माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कॉग्निटिव में. साइकोमोटर में जो ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे जो एक्शन ले रहे हैं वो सारी चीज़ें. एंड जो वैल्यू से रिलेटेड है, मतलब दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वेरियस फोर्सेज इन द सोसाइटी. वेरियस फोर्सेज जो भी आपकी हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फोर्सेस हैं वो आप बिजनेस में रिलेट कर पाएंगे. ऐसी फोर्सेस जो सोसाइटी को इम्पेक्ट करती हैं वो आप यहाँ देख पाएंगे. देन फिर आपका आता है प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है. लाइक बस वो 11th क्लास में पढ़ के आया हो सकता है, उसको बेसिक नॉलेज हो सकती है, आपने पढ़ाया हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में, या किसी और टीचर ने उनको बताया हो सकता है. तो व्हाट इज़ द बेसिक नॉलेज, जो पिलर है आप वो बताएंगे. देन हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं. सो इन दिस लेसन प्लान आई हैव यूज्ड अ केस स्टडी. सो ये एक इनोवेटिव लेसन प्लान हो गया. ऐसे लेसन प्लान जो एक रेगुलर ना होकर जिसमें कुछ आर्ट इंटीग्रेशन है, कुछ आप इमेजेस यूज़ करके एनालाइज करवा रहे हैं, बच्चों को केस स्टडी करके उनकी थिंकिंग को और ब्रॉडर कर रहे हैं. तो दीज आर इनोवेटिव लेसन प्लान्स और ये ज़्यादा बेटर होते हैं रेगुलर लेसन प्लान से जिसमें कुछ भी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती. तो ये टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट हो. सो यहाँ हमें केस स्टडी डेवलप जो ऑलरेडी है सीबीएसई के थ्रू जो हम सिलेबस में हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो ये जो केस स्टडी है मैंने एनसीईआरटी से ही ली है. सो द केस स्टडी इज़ इन चाइना. द इलेक्ट्रिसिटी
the electricity to the industry is provided at a cheaper rates as the consumption increases, and hence it leads to the mass production, whereas in India it is otherwise higher consumption of electricity leads to the costly electricity, where result is lower production and higher cost of production. मीन जहाँ पर चाइना जो है वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है वो चीपर रेट्स प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और प्राइस क्या हो जाता है, चीप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे शायद कि मास प्रोडक्शन जब आप करते हैं यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कम कॉस्ट आएगा। और इंडिया में क्या है कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाई कॉस्ट पे कर रहे हैं, इसलिए डिमांड होते हुए भी चीज़ें हमें महंगी मिलती हैं। आप यहाँ क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे इस बॉक्स में, यानी प्यूपल की टीचर एक्टिविटी जो है या आपकी एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं। देन ये वाला जो साइड है सामने स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेड, यानी कि जो वो कर सकता है, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, तो इट डिपेंड्स। आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे इन द अबव केस स्टडी हु वाज टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइस पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस ऊपर केस स्टडी में क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, चाइना की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी इंडिया की, तो बच्चे बता सकते हैं कि मैम द गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो इसकी बेसिस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डिड हाई प्राइस पॉलिसी वाज गवर्नमेंट रिजल्टेड। उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन लो हुआ और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी हायर थी। ये जो आप अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन फ्रेम कीजिए आपके बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसा आपको ठीक लगे कि आपके बच्चे रिप्लाई कर पाएंगे उस लेवल से क्वेश्चन को सेट कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस को बच्चे अच्छे तरीके से बता पाते हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको प्रेज कीजिए। इफ़ नॉट तो आप उनको कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं देंगे, आप उनको हमेशा मोटिवेट करेंगे कि आप और अच्छा कर सकते हैं। सो यू विल टेल इट्स ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल discuss about it. I am going to teach you this topic, so your doubts will be clear about this topic. So then you discuss the स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी कि आप बच्चों को बताएंगे आज हम ये वाला टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंटेशन पार्ट में आपकी एक्चुअल टीचिंग का प्रोसेस आएगा, यानी कि आप कौन सा टीचिंग पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। लाइक बिजनेस स्टडीज़ की जो कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका मीनिंग, जो आप टीचिंग मेथड का और टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। लाइक हम डिस्कशन करेंगे तो हम डिस्कशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप इंडक्टिव यूज़ कर रहे हैं इंडक्टिव लगाइए, डिडक्टिव कर रहे हैं एनालिटिकल कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी टीचिंग स्टाइल है, जैसा आपने लेसन प्लान प्रिपेयर किया है वो आप यूज़ कीजिएगा। टीचिंग एड्स में अगर आप आएंगे तो ये दो टाइप से हो सकते हैं, एक ऑनलाइन के लिए, एक ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन में आप ये वाले टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक I used e-charts, pictures, PowerPoint presentations, whiteboards, highlighter, pointers। अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हैं, क्लास में जाके फिजिकली टीचिंग दे रहे हैं, देन यू विल यूज बोर्ड्स, चॉक्स, डस्टर्स, TLMs और जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो सारे यहाँ। देन आपने क्या किया है, यहाँ पर हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में पूरे पेज को, जहाँ हमने पीपल चीज़ें एक्टिविटी यानी आपकी एक्टिविटी, स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है जो वो ड्यूरेशन में कर रहा है क्लास में, एंड वाइट बोर्ड वर्क या ब्लैक बोर्ड जो वो आप बोल सकें वो यहाँ डिस्प्ले करेंगे। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी क्लास इंटरेक्टिव रहे, बच्चे बोर ना हो और वो एक्टिव लर्नर्स रहें क्लास में। सो यू कैन आस्क व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। तो बच्चे शायद 3rd क्लास से ही पढ़ते हुए आते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो दे विल टेल यू एट देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो जो भी आंसर दें फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करवाएं बच्चों से। देन आप उनको फिर एक्चुअल टीचिंग के लिए लेके जाएं। स्टेटमेंट ऑफ एम मतलब जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे उसके लिए आप बोलेंगे कि आप स्टूडेंट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा बोर्ड पे, हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ रहे हैं। फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो आप प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे इस तरीके से लिख के देंगे कि द वर्ड एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिकेट्स द एग्रीगेट ऑफ टोटल ऑफ पीपल, organization, other forces that are outside the power of industry but may affect its production.
तो आप इस तरीके से पूरे मीनिंग को लिख के दीजिएगा और बच्चों को अच्छे से प्रॉपर टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए। उस ड्यूरेशन बच्चे अच्छे से सुनेंगे उस टॉपिक को और हो सकता है प्रिपेयर करें वो अपने नोट्स को। देन आप एवोल्यूशन क्वेश्चंस पूछेंगे। आप बच्चों को नहीं बताएंगे कि आप बच्चों का एवोल्यूशन कर रहे हैं, आप जनरली पूछेंगे students, I just taught you about business environment, I just told you about business environment, so now can you please tell me in your own word what is the meaning of business environment, what do you understand by business environment। अपने अकॉर्डिंगली और बच्चों के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए। देन आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए आएंगे, टीचिंग पॉइंट नंबर 2 यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो डिस्प्ले कीजिए, जो भी एड्स यूज़ कर रहे हैं वो दिखाइए टीचिंग के अकॉर्डिंग जैसा आपने प्रिपेयर किया है वो। देन आप क्या करेंगे यहाँ पर दिखाएंगे, फिर से अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। डू यू थिंक कस्टमर, सप्लाई, बिजनेस एंटरप्राइजेज, डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा रिलेट टू ईच अदर। क्या बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि क्या ये सब चीज़ें आपस में रिलेट कर रही है, आप सोच के बताइए। सो अगर बच्चे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, हो सकता है वो बोले यस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हो सकता है वो एग्जाम्पल्स भी दें। तो आप यस नो वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करके आप उनसे रीज़न जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या रीज़न है, कैसे कर रहा है, तो वो बेटर रहता है। बच्चों यस नो वाले क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिएगा। एंड अगर वो नहीं रिप्लाई कर पा रहे हैं तो आप उनको करके बताइएगा कि देखिए बच्चे ऐसे ऐसे रिलेट करता है। देन यू विल मूव towards the next teaching point, that is characteristics of business environment। now you will discuss each and every point। देखिए मैंने यहाँ पर ना इन टर्म्स के लिए ना डेफिनेशन नहीं लगाई है, ओनली मैंने स्पेसिफिक जो है एग्जाम्पल्स कोट किए हैं जो आपकी टीचिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली इन एग्जाम्पल्स को यूज़ किया और रिजल्ट वॉज आउटस्टैंडिंग, बच्चों को अच्छे से समझ में आया, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। इट मीन जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो एक टोटलिटी की फॉर्म में है। मैंने एग्जांपल दिया था लाइक व्हेन पेप्सी एंड कोको कोला गॉट परमिशन टू स्टेबलाइज देयर बिजनेसेस इन इंडिया, तो वो क्या थी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी एंड इट वाज अ थ्रेट, यानी कि एक प्रॉब्लम थी फॉर लोकल मैन्युफैक्चरर्स। लाइक हमारे जो लोकल इंडिया के ब्रांड्स हैं जैसे कि गोल्ड स्पॉट हो गया, कैंप कोला हो गया, इन सारे ब्रांड्स के लिए बहुत हैवी कंपटीशन पेप्सी और कोको कोला के लिए क्या दिया, क्रिएट कर दिया था। देन आप नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। आपने ये पॉइंट पढ़ाया, इसको बोर्ड पे लिखा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा, देन आप उसको डिस्कस करेंगे लाइक स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपके ऑपरेशंस को, वो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। और जनरल जो आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं तो वो आपके जनरल फोर्सेस है। लाइक स्पेसिफिक जो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है लाइक सप्लायर, अगर सप्लायर से प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कस्टमर्स की डिमांड ही चेंज हो जाएगी तो आपके प्रोडक्शन का क्या मतलब है। इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कहाँ से अपना कैपिटल को जनरेट कर पाएंगे। कंपटीशन अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है तो फिर आप उसे कैसे टैकल करेंगे, अपना जो है निच कैसे क्रिएट करेंगे। और आपके फाइनेंसेस वगैरह ये सारी चीज़ आप स्पेसिफिक में डाल सकते हैं। और जनरल फोर्सेस लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल होती हैं, ऑब्वियसली होती ही हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जनरल फोर्सेस में डालते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज़ इंटर रिलेटेडनेस, यानी कि ये चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, द इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस has increased the demand for many health products like Diet Coke, olive oil, ग्रीन टी। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो अब आजकल जैसे लोग योगा और मेडिटेशन, हेल्दी लाइफ के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, तो वो लोग की डाइटिंग में भी थोड़ा चेंज आया है, उससे भी रिलेट कर रहा है। यानी कि देखिए लोगों की थिंकिंग से और उनके कॉन्शियसनेस से आपके बिजनेस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ये रिलेटेड है आपस में सारे फैक्टर्स जो होते हैं। डायनेमिक नेचर का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जो कि एक फिक्स ना होकर टाइम टू टाइम चेंज हो। लाइक मैंने एग्जांपल दिया था FMCG प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारा होता है जो सेक्टर है, वो क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पतंजलि के आने के बाद जैसे देखिए सारे टूथपेस्ट हर्बल निकलने लगे, शैम्पू वगैरह भी सब कुछ हर्बल आने लगा, तो ये एक क्या हुआ कि डायनेमिक नेचर है। पहला ऐसा हर्बल वाला कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन आज होने लगा है। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। एनवायरनमेंट जो है क्या करता है,
चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो so there has been a sharp decline in the price of Android smartphone due to the entry of new companies। लेकिन देखिए नई नई कंपनीज मार्केट में आ रही हैं तो उससे एंड्रॉयड की जो प्राइजेज हैं उसमें चेंज आ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आपके बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी है वो डायनेमिक नेचर का है, उसे अंडरस्टैंड करना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी है। रिलेटिव है यानी कि आपकी जो है हर प्लेस पे, जैसे अमेरिका है और इंडिया, यहाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, जो भी आप है जो उसको रिलेट करता है वो रिलेटिव है, चेंज होता है। देन आप उनसे फिर से एवोल्यूशन क्वेश्चन करेंगे, आप क्विज रख सकते हैं, गेम करा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज करवा सकते हैं, तो ये आप यहाँ से कराएंगे। देन आप चीज़ों को रिकैप्चुलेट करेंगे यानी कि रिवाइज कराएंगे। आप जल्दी से बताएंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, हमने कौन कौन से पर्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किए, आपने ऐसे दिखाया कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, डायनेमिक नेचर, ये सारी चीज़ें आप ऐसे दिखा सकते हैं। और बच्चों को जल्दी से एक बार रिवाइज करवाइए और प्रैक्टिस कीजिए बच्चों के साथ। देन आप क्या करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपने रिवाइज कराने के बाद कि दो फोर्सेस जो हैं स्पेसिफिक आप अपने अकॉर्डिंग नाम बताइए, जनरल फोर्सेस के नाम बताइए, आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। देन वोकेबलरी ऑफ द डे यानी कि आप, ये मैं अपने लेसन प्लान्स में एक्स्ट्रा रखती हूँ कि जो आपने नई वोकेबलरी सीखी, एनवायरनमेंट सीखा, पोर्स, इंटर रिलेटेड, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, जो भी आप नए एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो आप डाल दीजिए उसमें। ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऐड इन योर लेसन प्लान। देन आप होमवर्क्स की तरफ मूव करते हैं कि आप उनको होमवर्क देंगे। देन आप क्वेश्चन देने के बाद आप रेफरेंस बताएंगे कि जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, साइट यूज़ कर रहे हैं, वो आप रेफरेंस देंगे। देन आप सुपरवाइजर के रिमार्क के लिए स्पेस छोड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने ये लेसन प्लान अपने अकॉर्डिंगली डेवलप किया था। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ ना आए तो आप उससे पूछ भी सकते हैं, कुछ सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हैं। एज वेल एज आप अपने अकॉर्डिंग और अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान को डेवलप करें इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। यू कैन टेक इट एज अ हिंट और अ गाइड। आप इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इट नीड टू बी ओरिजिनल, बिकॉज आप अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाएंगे वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट कि आपने एक स्टैंडर्ड यूज़ कर लिया और वैसे बना दिया। सो